upcoming artists, and we really look forward to this session. COVID, coronavirus, uh, especially sanitizers and masks also have become very common. What was the effect of these things on the artist community of our country, and how did it affect them as human beings as well as artists, and also about how it affected their art practices? That is what we will be talking about. Each panelist has got 5 minutes to speak about their experiences, and we will take questions from the audience eventually. We begin with our first panelist, Mr. Ranjit Singh. Namaste ji. Ranjit is known for his, he's from Delhi based, he's a Delhi based artist, and he's known for his very consistent flagging out of issues of coal mine workers in Dhanbad and Jharkhand area. And we hope that he will give us, like the last webinar, he'll also come up with something beautiful to say and very relevant to say. Ranjit, you can unmute your mic first. Yes. Please, Ranjit. Yeah. मेरे लिए हेलो, एक कलाकार और एक आम इंसान के नाते मेरे लिए एक ऐसा एक्सपीरियंस था जिसके बारे में मैं तो कल्पना नहीं कर सकता था। और जो कि मैं सोशल इश्यूज पे काम करता हूँ, चाइल्ड लेबर्स पे काम करता हूँ, कोल माइंस के लेबर के ऊपर काम करता हूँ। तो इस दौरान मैंने उन लोगों से तो मेरा कोई कांटेक्ट रहा नहीं, लेकिन इसके बावजूद मैंने टीवी में या न्यूज़पेपर में जब उनके बारे में, उनके हालात के बारे में देखा, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल दौर था कि मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, और जो कि मैं उन्हीं सब्जेक्ट पे काम करता हूँ। और इसके अलावा मैं अपने आसपास के और आर्टिस्ट, जो यंग आर्टिस्ट हैं, जो जिनके लिए सर्वाइव करना आर्ट फील्ड में बहुत मुश्किल होता है, अगर उनकी पेंटिंग्स नहीं बिकती है तो उनके लिए और भी मुश्किल दौर है ये। और ये दौर तो ख़त्म हुआ नहीं, अभी ये दौर लंबा चलेगा, सालों तक चलेगा। तो जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में एक ह्यूमन बीइंग्स के नाते देखता हूँ, सोचता हूँ, तो मेरे लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मेरा जो रोज़ का रूटीन था, एक तो मैं रोज़ स्टूडियो जाता था काम करने के लिए, दूसरा हर वीक 2 या 3 दिन मैं स्लम्स में जाता हूँ, गरीब बच्चों के बीच फ़ोटो शूट करने या उनसे मिलने के लिए, जो मेरे घर के आस-पास हैं। और जब मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाया इस दौरान, तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल दौर था कि मैं एक ऐसी स्थिति में हूँ कि मैं सक्षम भी हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो बहुत मुश्किल दौर था मेरे लिए एज़ एक आम इंसान, एक कलाकार, कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मैं सिर्फ़ सोच पा रहा हूँ। तो जब मैं सिर्फ़ सोच पा रहा हूँ, तो मेरा जो सोच है, वो किस तरह से मैं एक्सप्रेस कर पाऊँ अपने आर्ट के थ्रू। तो मैंने एक मीडियम्स को इस्तेमाल किया अपने आर्ट में, जो रोटी है, जिसका इस्तेमाल जो है हर इंसान करता है अपनी जिजीविका के लिए, और वो संघर्ष का मेन केंद्र बिंदु है। तो मैंने रोटी को ही लेकर काम किया इस दौरान, और क्योंकि जो मैं स्टूडियो जा नहीं पा रहा था, मैं जो पेंटिंग्स करता हूँ लार्ज साइज़ के होते हैं, और सब कुछ बंद है, तो मैं स्टूडियो नहीं जा पा रहा था। तो मुझे एक्सप्रेस तो करना था अपने आर्ट के थ्रू, और मैंने उस रोटी का इस्तेमाल किया जो संघर्ष का मेन केंद्र बिंदु है, और मैंने उसी पे उन तमाम विषयों को, जो आज के दौर में जो सिस्टम है, जो सरकार है, जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो असफल हो गई है अपने काम को करने में, और लोग मजबूर हैं आत्मनिर्भर होने के लिए, वो पैदल ही अपने घरों की तरफ निकल गए हैं। तो वो जो प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम को जो है मैंने अपने रोटी वाले काम में दिखाने की कोशिश किया है। और जो कि मीडियम्स ही इतना महत्वपूर्ण है कि अगर एक रोटी ही रख दिया जाए, तो तमाम तरह के संवाद जो है आम लोगों से कर पाता है। तो मैंने उस मीडियम को अपने आर्ट वर्क में इस्तेमाल किया, और जो कि आर्ट बिरादरी की बात जहाँ तक करें, तो जो बड़े आर्टिस्ट हैं, उनके लिए तो सर्वाइव करना मुश्किल नहीं है इस दौर में, लेकिन जो यंग आर्टिस्ट हैं, उनके लिए बहुत ही मुश्किल है इस दौर में सर्वाइव करना, क्योंकि लगभग 5 महीने बीत गए हैं, या तो आर्टिस्ट काम नहीं कर पा रहा है, या आर्टिस्ट का कोई भी काम आज तक बिका नहीं। और जो हमारा सिस्टम है, वो किसी भी तरीके से, जो सरकार है,
वो कला के नाम पे आज तक एक भी फंड रिलीज नहीं की है कि जो कलाकार हैं उनके लिए कुछ हेल्प किया जाए। तो उनके लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। एक तो ये है कि जो स्कूल और कॉलेज में पढ़ा रहे थे और पार्ट टाइम आर्टिस्ट हैं, उनका तो पार्ट टाइम आर्टिस्ट बनना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो जो सिस्टम अभी बना है ऑनलाइन एजुकेशन का, उसमें इस तरह से उनको इन्वॉल्व कर दिया गया है कि वो तो अपना आर्ट करना भूल ही जाएँ। और जो यंग आर्टिस्ट हैं उनके लिए सर्वाइव करना बहुत टफ काम है। करेक्ट। तो ये बहुत मुश्किल दौर है। इस मुश्किल दौर में हमारा संघर्ष जो है 4 गुना बढ़ जाता है, और हम संघर्ष करने के लिए ही इस दिल्ली में आए हैं, ज़ाहिर-सी बात है। लेकिन उस संघर्ष में अगर जो सिस्टम है, जिस सिस्टम में हम लोग हैं, वो सिस्टम अगर हमारा साथ नहीं दे रहा है, तो ये बहुत मुश्किल दौर है। तो एक सेकंड, one second. Shilpa, just mute your mic. Yeah. And even Suvanmita, Kuldeep, all of you just mute your mic when Ranjit is speaking. Yeah, thank you. तो जो कि मैं रोटी इस्तेमाल कर रहा हूँ अपने सब्जेक्ट में अभी काम के लिए, तो एक बहुत महत्वपूर्ण कविता है जो मुझे हमेशा संघर्ष के लिए प्रोत्साहित करता है। वो कविता मैं शेयर करके लास्ट करूँगा अपना बात, क्योंकि मुझे जो बोलना था इस क्वेश्चन में, तो वो शायद पूरा हो जाता है इस कविता के बाद, कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी सेकता है, और एक आदमी जो ना रोटी बेलता है ना सेकता है, वो रोटी से खेलता है। ये तीसरा आदमी कौन है? हमारे देश की संसद मौन है। थैंक यू। बहुत बढ़िया, thank you. Thank you, Ranjit. That was very upon Mahula Ghosh, a Kolkata-based artist who's known for her very sensitive watercolors about gender inequalities, especially in and the state of women. Can you unmute your mic, please? Mahula, can you hear me? Yes. Mahula? Yeah. Hello. Yeah. Please. Yeah. Please. Yeah, thank you, Shushma, for inviting me in such amusement. Actually, lockdown is not a new experience for an artist. We always locked ourselves in a studio space and work in our own universe. But this time, this pandemic is create very strange situation. It's not like usually artists can lock themselves and work, and always in earlier time we are living like that, but outside worlds are moving. But now everybody is stopped. Everybody is locked themselves inside their house, and very strange feeling initially when it started. But in a simultaneous way, also I will think we are also leisurely we are enjoying that environment also. Birds were singing and lush greens and environment and flowers, and we can listen to bees. And but after 15 days or slowly, it's when extend taking that lockdown extend, then it's sometimes it's very strange, and fear is factor because of, as an artist, survive is the main problem, and this question always is there: how we will survive in this situation if pandemic is longer? Correct. And slowly, and inside studio, I often work with watercolors on handmade paper and stitched on Nepali paper on that. And also I take reference from newspaper. So my studio is collected with newspapers cutting, and where I take images from doctors and nurses, and there that medical others peoples also work like firefighter. In the same way, and the laborers are working endlessly. Correct. The luggage and children, and I am not part of neither doctor and not that labor. So my this reflection came from media. So my situation is real and imaginative in a very joint way. Yeah, it's blended. In abstract language is create in my mind. So in that way I work, but also
in a reality we don't have made at that time, so we hardly able to work. I only able to do 3 paintings, which I shown in Facebook also. Crystal Clear World, Yes. where I map all over the world, especially in America and Asia and everywhere where that first spot came. And slowly I build up with that strange, that how police are conversation with the people who didn't wear mask, and mask is very important and now part of our life. Something new came. We are not supposed to split on the street, and there are many things. We have to stand at least 2 meters from each 2 other. meters away. So, yeah, something new is came. So all this came into my work like that in a different or other way. Okay. But it's also sometimes this reality is very shocking because of that labor especially, and we can't help anything. And I'm also last 10 years working with tea garden labor, but they're interesting. Tea garden labor always maintain that 2 meter distance, so they can work, but other issues affect them, their lives. So their working process, they're plucking leaves, that's not affected. They can maintain 2 meters, and they also pour mask before also because of tea dust. So both the things I have seen long back, and I painted mask, and that also they stand 2 meters. But that administrative systems are such a way they also not paid. So many things came into my painting and juxtapose and sometimes layers and abstraction in that way. Good. Good. Thank you. I'll come back to you a little later. Yeah. The next panelist that we have who has logged in just now is K.T. Mathai. He's a Kerala-based artist and who's known for his very satirical narrations regarding land politics. And of course, its social outfalls. It's not just political and social, it is also primarily very, very economical. And Mr. Mathai, can you please unmute your mic and please start. Okay. Yes. ഞാൻ 15 വർഷത്തോളമായിട്ട് കൊച്ചി ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് സ്റ്റുഡിയോ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ. മാർച്ച് 24 പ്രധാനമന്ത്രി ദേശവ്യാപകമായിട്ട് ലോക്ക്ഡൌൺ തുടർന്ന് കലാകാരന്മാരും അധ്യാപകരും വിപുലമായിട്ടുള്ള സമൂഹങ്ങൾ നിശ്ചലമായി പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പൊ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ചില ഹൗസ് ഹോൾഡ് ജോലികളുമായിട്ട് വീട്ടിൽ തുടർന്നു. അപ്പൊ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എന്റെ വലം കൈക്ക് മുറിവേൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ട്. സിറ്റുവേഷനിലായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ ലോകത്ത് ഇന്റർനെറ്റിൽ നോക്കുകയുണ്ടായി. വാസ്തവത്തിൽ കണ്ടത് അങ്ങനെ പല രാജ്യങ്ങളിലെ നഗരങ്ങളിലെ ഒഴിഞ്ഞ മൂലകളിലെല്ലാം ഗ്രാഫിറ്റി ചെയ്യുന്ന ചില ചെറു സംഘങ്ങളുടെയൊക്കെ വർക്കുകൾ ഇതിലൂടെ രസകരമായിട്ട് തോന്നിയിരുന്നു, വളരെ പൊളിറ്റിക്കലായിട്ട്. He seems to have lost his connection. Ajit, could you see whether... Okay, he's back. വീട്ടില് സിറ്റുവേഷനിൽ കൊച്ചിയിലെ ചെറിയ കലാഗ്രൂപ്പുകളെല്ലാം സജീവമായിട്ടുള്ള കലാചർച്ചകളും മറ്റ് ഗാലറി വിസിറ്റുകളും ഒക്കെ നടത്തുകയും വളരെ സജീവമായിട്ട് നിലനിന്ന് പോന്നിരുന്ന ഒരു ചെറു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ പ്രാക്ടീസ് നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നഗരത്തിനോടനുബന്ധിച്ച്
ഉള്ള ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനോട് അടുത്താണ് സ്റ്റുഡിയോ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പരിസരത്ത് ഉള്ള അലഞ്ഞു തിരിയുന്ന മനുഷ്യന്മാര്, യാത്രക്കാര്, തൊഴിലന്വേഷിച്ച് വരുന്നവര്, അങ്ങനെ നിരാലംബരായിട്ടുള്ള വളരെയധികം മനുഷ്യരുടെ ഒരു വിശ്രമ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഞാൻ ഡെയിലി സ്കെച്ചുകൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ സ്കെച്ച് ബുക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ വർക്കുകളുടെ ഒരു റോ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് തന്നെ കണക്കാക്കുന്നത് എൻ്റെ ഇത്തരം ഡെയിലി സ്കെച്ച് പ്രാക്ടീസുകളാണ്. ആ ഒരു പ്രാക്ടീസിൽ നിന്നുമാണ് എൻ്റെ വർക്കുകളുടെ ഒരു ബേസ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വർക്ക് തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരിക്കുകയും വാർത്തകളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് രാജ്യവ്യാപകമായിട്ട് ഈ അതിഥി തൊഴിലാളികൾ, മൈഗ്രന്റ് ലേബേഴ്സ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഈ കുടുംബങ്ങളും കുട്ടികളും ഭാര്യമാരും ഒക്കെ ആയിട്ട് ദീർഘദൂരം നടക്കുന്ന ഒരു ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നു. അവരുടെ യാത്രക്കിടയിൽ അവർ മരണപ്പെടുന്നു, ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടാകുന്നു, ദാഹജലത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു, കാലുകൾ ചുട്ടു വിണ്ടു കീറിയ മനുഷ്യരുടെ ഫോട്ടോകളെല്ലാം നമ്മൾ കാണുന്നു. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം വളരെ ഭീതിതമായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം, ഒരു സാമൂഹ്യ അന്തരീക്ഷം നമുക്ക് തരുന്നതായിട്ടാണ് തോന്നിയത്. അപ്പൊ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എനിക്ക് വരയ്ക്കാതിരിക്കാനും കഴിയില്ല. എൻ്റെ കൈ മുറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, വലത് കൈ മുറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ചെറിയ മെറ്റീരിയലുകളെല്ലാം ചാർക്കോൾ, പെൻസിൽ, അങ്ങനെ ചെറിയ പിന്നീട് എനിക്കിത് ഗ്രാജുവലി എനിക്കത് പ്രാക്ടീസായി. പിന്നീട് ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ നിന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന പോലുള്ള സ്റ്റിൽ ലൈഫുകൾ, സെൽഫ് പോർട്രേറ്റ്സ്, അങ്ങനെയുള്ള കുറേ സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ ചെയ്യുകയും വീണ്ടും സജീവമായിട്ട് എനിക്ക് ആർട്ടിലേക്ക് വരാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളൊരു ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പിന്നീട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോവിഡിന് ശേഷം കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ള ഒരു ആശങ്ക നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് വീട്ടിൽ നിന്നും വെളിയിൽ നഗരത്തിന് അവിടെ ചേർന്ന് സ്റ്റുഡിയോ നിൽക്കുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പൊതു ഗതാഗതത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ എനിക്ക് സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അതൊക്കെ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എത്രമാത്രം പോസിബിൾ ആണ് എന്നുള്ളത് വലിയ ആശങ്കയായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുന്നു. ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ. എന്നതാണ് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അതാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ. ഓക്കെ. Thank you, Uday sir. I'm just going to give you a very small gist of what he said just now. So he says that since he's been having a studio practice for the past 15 years. I think Johnny will translate the thing. Oh, perfect. Thank you. That would be perfect. Johnny Amal, can you hear? കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യൂ. Sushma, please carry on. Okay. So, this is what he sent me. He says that Mr. Mathai has a 15 years Kochi studio, okay? And on the 24th of March, when the lockdown happened, he was very witnessing the studio, the trouble of the people. He was at home. The government of Kerala, the state government, and he happened to injure his right hand. Is that right? Right, sir? He happened to injure his right hand, but he spent a lot of time on the internet, saw a lot of graffiti all over the place, and he was pretty inspired by the political graffiti that the world has been showing on the internet. The other thing that kept him busy was the art group discussions which were happening in Kochi at that time, and then were suddenly lost because of the COVID interference, if we can call it that. He used to have a studio near a railway track, and he used to go there
on a daily basis, where he would spend a lot of time sketching poor people, and that was his routine, so to speak, which has now been disrupted because of the coronavirus scare and the lockdown as such. That was his raw material, okay, but he had to stop work. With the migrant laborers crisis that came up just after the lockdown happened, it hurt him a lot. It affected him in a very bad way. He found it extremely painful. The social political situation was very painful, and in spite of the injured arm and whatever, he still tried to make work with his left hand, and that is something really commendable, I think. Apparently he's now got a lot of confidence using his left hand to create artwork, and that is fantastic. He still shows a little doubt whether after the COVID pandemic or the lockdown is lifted, whether he will actually be he's doubtful whether he could go back to the studio or not. But still he hopes, and he believes that there could be a better tomorrow. Not tomorrow, maybe day after tomorrow. And that's what he, basically the gist of what Mr. Mathai just said. Thank you, sir. Next, I'd like to call on Megha Joshi, a Delhi-based artist. And she's known, well, she's bold, she's very expressive, and a feminist in essence, every essence actually. Megha's works question the inequalities around the personal, political, the public in society. And I invite her. Megha, can you hear me? Yes. Yes, please speak. Let me begin with saying that, I read this very interesting thing, how everybody says, we're all in the same boat. When this pandemic hit us, the common dialogue is, we're all in the same boat. Anybody says anything. And I read this thing, which I think for me is very apt. We are not all on the same boat. We're in the same storm. And our boats are very, very different. So in that sense, I think the first thing is I have finally learned how to express gratitude, which I've always struggled with, since I'm a non-believer, who to express gratitude to. So my most predominant feeling has been, I'm in a strong, good boat, because you know what's happening outside. But anyway, it was about me as an artist, studio practice, and how this pandemic affected us in the last few months. So there were basically 3 stages that I went through. On the 6th of March, I opened a new studio. I put in a lot of savings, a lot of effort, and I began a routine of going from 9 a.m. to 5 p.m. And I was thrilled. My children both had finally left home for university. And for the first time in my life, I had the time. And I started this daily routine. I pack my lunch, go in the morning, come back in the evening. And then the pandemic hit. My children had to be brought back on 18th, and we were home quarantined. Now with no help and with 2 suspected COVID cases in the house, it was suddenly you realize all the structures we have built around us, what they mean. And of course, like everybody else, the focus became on how do you do pocha when you're a fat person on the floor and actually get the house clean. So I think the initial thing went in how to use a curtain rod to make a mop with a stick, and very, very practical things of how do you get your vegetables, how do I get milk for my mother-in-law because I can't exit the house, nobody's coming here, which friend can I call to drop something, who can help me out, because we were really locked in and with no help. So I think about 15 days till quarantine got over, was completely focused on feeding, cleaning, and just household chores and looking after what I call I, me, mine. It is because I am a primary caregiver for an elderly person. There is a dog also who can't fend for himself. So they were very immediate. Meanwhile, what one could not escape, art was very far from my mind. Very honestly, I did not think about creating art because the migrant crisis was overwhelming. And my first reaction was not to draw it or to, immortalize it in a sketch, because I had enough images. It was really being moved by starvation and the hunger crisis right outside my door.
There's a lot of, we have a village right next door, and there's a huge migrant population, and literally we were getting starvation calls. In that capacity, really, if you're getting 1 or 2 hours free in a day, I wasn't making art. I was thinking of making food for them. How do we get rations to them? So I realized that maybe my primary identity at that time was my personhood, which had to help rather than make the art. The art came much later, but at that time it was really how do we respond to these crises from what we can do. One, within our own homes, and secondly, just outside our homes, where it was just, we all know that the situation, it was deeply, deeply disturbing, and everybody was really shaken by the kind of inequalities that got thrown up so quickly, so close within our worlds, of how some people really had absolutely nothing. So then I spent a lot of time in doing whatever voluntary work I could in terms of cooking and supplying and mobilizing funds and really trying to help those who I could. Then a little help came in and I got a few hours every day, and then I couldn't access my studio. I had no materials, but one shop had opened and they were delivering art supplies. Like, I don't paint. So I got paper and I got color pencils, and then I think about a month and a half ago, like, the dam opened and I just went into a frenzy of putting things on paper, and and literally it was, the point of inspiration was bengans and karelas for things. The work is very different, but it's literally what I was dealing with all morning. I was chopping onions from 8 a.m. to 12 noon, for the whole family and sort of thing. And it's with the migrant crisis, with what I am going through, and all these jumbles kind of come out in a lot of these surreal drawings, which is a very day-to-day activity. And I think I needed to vent, because I had suppressed it for a while because my focus was on very different things. And it's strange, I've never worked harder at home or physically in terms of housework. And I have never worked more now in the last 1.5 months on my art. And my studio is one table now. So what has affected me in this is I've realized that this one table can be my studio, because also my new studio got damaged. There was a window which shattered, and it's a pigeon graveyard right now, and the works are damaged. So I have to deal with that later. I'm not thinking, but I've decided this table that I'm sitting on now is my studio. So COVID has given me a new studio, which is one table, and I will make prolific artwork from this. But really, I think the biggest change and realization for me was that when it comes to responding to something so overwhelming, my first response was not my art. My first response was just as a person. And yeah, maybe that makes me lesser of an artist. I don't know. This is what informs my art. I can't at that time focus on my art rather than living life. So for me, that is a predominant feeling I came away with, that my art will come later. First, I will respond to a crisis in any way where I can really feel a tangible help. I know art is relevant. I did do art, but I think it took 2 months to get to the art. I believe that it doesn't make any less of an artist of you. I think you become more human. And I think that is primary for every one of us out here. We may not really express it in words or as wonderfully as you do, but some of us are not very, vocal about what we go through. And I think, it's beautiful that you have come back to the art, and I saw some of your work and it's brilliant, really brilliant. Thank you. Thank you. Okay, so next I would like to talk to Kuldeep Karegaonkar. Is he online? I can see him come and go. He seems to be having an audio problem. Okay, by the time he comes back, can we talk to Maushmi Ganguly? Hi, Maushmi. Yeah, so Maushmi Ganguly is a Bombay-based artist. Can you unmute your mic? Yeah, hi. Yeah, hello. So she's a Bombay-based artist, and her work is like herself, optimistic. And without being blind, she's not blind to the struggles of the people. It's just that she chooses to believe that there is a better tomorrow, a better thing to do, or there are better things that can happen with life and with people. And struggles will happen, and you'll survive them. That is her art. And I please request her, Maushmi. Yeah. On to you. Yeah.
Hello everyone. Like we all are facing our COVID-19 and lockdown. So ये जो टाइम है ये एकदम अचानक से हम लोगों के लाइफ में आया जिसके लिए कोई भी प्रिपेयर नहीं था. तो जैसा कि मेघा जी ने बोला, आई एम रियली इंस्पायर्ड विथ हर थॉट. लाइक हम सभी को कुछ पता नहीं था. हम लोग काम करते हैं, बाहर जाना होता है, तो जो हाउस होल्ड मैनेजमेंट है या जो भी है वो एकदम से स्टॉप हो गया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं. मुझे लगा कि ऑल ऑफ सडन मेरी घड़ी रुक गई है या मुझे कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है, बिकॉज सब कुछ स्टॉप था. और यहाँ पे कोई टेंशन नहीं था कि एक टाइम टेबल जो मेंटेन करना होता है वो टाइम टेबल मेंटेन करना है. तो हम सबके पास टाइम था इस इशू को समझने के लिए कि एग्जैक्टली हमारे साथ हो क्या रहा है. तो थोड़ा टाइम तो हमें उसमें ही निकल गया एंड टू मैनेज आवर सेल्फ एट होम प्रॉपरली. तो ये सब करते करते जब ये माइग्रेन्स का जाना शुरू हुआ, फर्स्ट लॉकडाउन के 15 डेज तो उन्होंने भी वेट किया, लेकिन जब उनका जाना शुरू हुआ और उनके पैनिक सिचुएशन हमारे सामने आने लगे, हमें न्यूज में दिखने लगा, केसेस भी बढ़ने लगे, तो सब कुछ बहुत इम्बैलेंस था. दो आई वॉज वेरी पॉजिटिव. पता नहीं यहाँ पे सिचुएशन सब कुछ बहुत गड़बड़ था, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर पैनिक ना होकर थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचा जाए या क्या कर सकते हैं हम, हमारा नेक्स्ट स्टेप. तो ये सब सोचते सोचते लगा कि आर्टिस्ट तो सबसे ज्यादा संघर्ष करता है. लाइक हम जब कॉलेज में आते हैं, वहां से मेन स्ट्रीम में आने के बाद पता चलता है कि संघर्ष क्या है. तो हम लोगों के लिए ऐसा कोई भी पेंडेमिक आता है या कुछ भी आता है तो शायद बाकियों से हम लोग थोड़ा बेटर परफॉर्म करते हैं या थोड़ा रिलैक्स तो नहीं बोलूंगी, बट अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं. तो जैसा कि मेरा काम है, मुझे लगता है कि ये समय सबसे अच्छा था कि हम अपने आप को पहचाने और अपने काम को करते हुए हम सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज को कैसे करें. जैसे रंजीत ने एक काम किया रोटी को लेकर, वैसे ही हर एक आर्टिस्ट को, हमारा जो आर्टिस्ट समाज है वो हम लोग बहुत रिस्पॉन्सिबल है. कोई भी इश्यूज को रिफ्लेक्ट करने के लिए हमें दिखाना होता है, बिकॉज जो व्यूअर होता है उसे नहीं पता होता है कि हमें कैसे रिएक्ट करना है. मे बी वो ज्यादा लाउड हो जाते हैं या चुप हो जाते हैं, लेकिन अगर हमने समाज के दर्पण को अपने काम से प्रेजेंट किया तो शायद लोगों को भी समझ में आएगा. जैसे न्यूज देखकर हमें समझ में आता है, वैसे हम भी बहुत बड़े रिस्पॉन्सिबल है. फ्रंटलाइन वॉरियर के साथ हमारा भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि थ्रू आवर आर्ट हम कुछ ऐसा मैसेज दे. तो जैसे कि मैं बिलीव करती हूँ स्पेस विद इन अस. अगर हमने अपने अंदर में नहीं झांका या अपने अंदर के स्पेस को रिविजुअलाइज नहीं किया, रिफाइन नहीं किया, तो कुछ नहीं होगा. तो ये बहुत अच्छा टाइम था. जो लोग घर बैठे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, वो एक बार सोचे क्या इस पेंडेमिक के कहीं ना कहीं हम लोगों की वजह से ये आ रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, जो चीजें हैं, तो हमको अपने आप को रिमाइंड और रिविजिट करने का बहुत अच्छा मौका था. मैंने इस दौरान बहुत काम किए और जो मेरा सब्जेक्ट है उसको ही मैंने और वेल डिफाइन किया. इनफैक्ट घर के काम को करते हुए भी मैं इंजॉय कर रही थी, क्योंकि शायद बहुत टाइम से नहीं किया था. तो वो करते करते भी मेरा जो एक चिंतन जिसको आप बोल सकते हो, सब्जेक्ट को और कैसे सरल किया जा सके कि एक आम आदमी तक वो पहुंचे. और अगर आम आदमी समझ सकता है तो फिर वो भी अपने अंदर बदलाव ला सकता है. तो मेरी यही कोशिश थी. और इस दौरान मैंने बहुत सारा, मैंने म्यूरल आर्ट किया और काफी सारे मैंने ड्राइंग्स किए. तो एक्चुअली मैंने इस समय को यूटिलाइज करने की कोशिश की. और सबसे बेस्ट पार्ट है, इस हार्ड सिचुएशन में सोशल मीडिया बहुत ही एक्टिव हो गया. हम सब आर्टिस्ट जो कर रहे थे, शायद मैं गैलरी नहीं जा पा रही हूँ, लेकिन आपने कुछ लिखा या मैंने कुछ किया तो हम उस प्लेटफॉर्म के थ्रू उसको रिप्रेजेंट कर पा रहे थे, जो घर घर पहुंच सकता था, तो पहुंच रहा है इनफैक्ट. तो इस तरह से मैंने काम किया और मुझे लगता है कि मैं और भी काम करूंगी. ये समय कितना कठिन है और शायद थोड़ा सरल हो सकता है अगर हम सब मिलकर एकजुट हो जाए. तो पॉजिटिव रहने की जरूरत है. सिचुएशंस आते रहते हैं हमारे लाइफ में, उसको डील करने का सबका अपना अपना तरीका होता है. तो उसको कितने पॉजिटिव होकर और शांत होकर उसको प्लान करके, जैसे हम चेकलिस्ट बनाते हैं, शायद हम कुछ ऐसा कर सकते हैं. भी
थोड़ा डर है, ऐसा नहीं है कि मैं मतलब बिल्कुल निडर हूँ। एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट तो आता ही है, जो सबसे आता है, लेकिन उसको ओवरकम करना भी हमारा ही काम है। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि हम काम करते रहे और अपने समाज को एटलीस्ट कुछ भी दे, जिससे एक भी आदमी अगर बदले तो मैं समझूंगी कि मेरा काम सफल हो गया। मैं भी यही चाहती हूँ कि आप काम करते रहो। Yes. ऐसे सोच की जरूरत बहुत है, क्योंकि पॉजिटिविटी एंड ऑप्टिमिज्म इज द ओनली थिंग दैट गिव्स अस keeps us going, and especially if you are an artist, of course you will need that in loads actually. Yes. So thank you Maushmi. Thank you. I don't think Kuldeep has joined us as yet, so we'll move forward. We have with us right now Mahesh Kumar from Bangalore. Hi Mahesh. Hi. Hello. Yeah. So Mahesh's work, in short, Mahesh's work is based on reflections of a fragmented society, okay, and the conflicts that a human being goes through throughout their lives. Apart from this, in the recent times, he has diversified his art practice into biomorphic and geometrical abstractions, and we still are awaiting that kind of work from Mahesh. Mahesh, over to you, please. Yes. Thank you, everyone. First of all, to begin with, the year 2020 has been a very challenging one for us and to everyone, especially the underprivileged who have been facing a lot of issues. And this pandemic is about it's changed the lives of many of us. Give me a minute. Okay, I just made some points. Tell us how it Okay. affected you. Yeah. Yes. In a way, though it was challenging for us, I give me a minute. Yes, this pandemic was. Give me a minute. Give me a minute. 1 minute. Okay. Yes. Yes. Give me 1 minute. Sorry. Okay. Pandemic has been very problematic for all of us. What can you give me a moment, Sushma? Can you carry on with the next this one? I'll just. Okay. Yeah. We'll come back to Mahesh. Kuldeep, can you hear us right now? I can see you. Kuldeep. I don't think he can hear us. Okay. Moving on, we have Shilpa Nikam from Bombay, and she is an abstractionist, if you can call it that. And most of her depictions are, of course, take anchor and the juice from most of the things that she sees in a city like Bombay. Please, Shilpa Nikam, can you hear me? Yes, thank you, Yes. Sushma. Yeah. Yes. Actually, मेरा जो घर और स्टूडियो है बहुत ही पास में ही है, और ये जो पैंडेमिक में मुझे बहुत ही यूजफुल रहा कि मुझे उसमें ट्रैवल नहीं करना पड़ता था और वो बहुत ज्यादा केयर नहीं करना पड़ता था। 10 मिनट के अंतर में मैं स्टूडियो पहुंच जाती थी। और मैं मुंबई में रहती हूँ, तो यहाँ पे ऑफ कोर्स कोरोना काफी फैला हुआ है, पर फिर भी रेड जोन में होने मुंबई एक रेड जोन में है, और साथ में मेरे स्टूडियो और घर के बिल्डिंग दोनों में ही कोविड पेशेंट आने से दोनों ही कंटेनमेंट जोन में चले गए। फिर एज एन आर्टिस्ट मैंने मुंबई को पहली बार इतना खाली देखा। आप जानते ही हो कि मुंबई की भीड़ भाड़, हम लोग सब वाकिफ है कि मुंबई में इतनी भीड़ भाड़ होती है और अचानक से एकदम से पूरा शांत हो जाता है, साइलेंट आ जाता है। तो वो चीज मुझे बहुत ज्यादा इफेक्ट हुई, क्योंकि मैं बचपन से मुंबई में पली बड़ी हूँ, तो मैंने पहले से इतनी भीड़ भाड़ और इतना एक्टिव देखा है, और अचानक से एकदम से सन्नाटा छा जाना, तो वो मेरे को बहुत ज्यादा अकरा कि ये मुंबई में ऐसी नहीं चाहती कि इतना शांत, क्योंकि हमेशा कितनी भी मुसीबत आए मुंबई हमेशा एक्टिव रहती है और हमेशा भागती है, और अचानक से ये स्टॉप होना, ये
तो मुझे बिल्कुल ही अपने आप को मैं उसको मैनेज नहीं कर पा रही थी कि नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए। पर पंडित के सामने किसी का कुछ नहीं चलता, ऐसी हालत है कि जब मैं यहाँ पे अपने गली मोहल्ले को देखती हूँ, रास्ते को देखती हूँ, तो एक साइलेंट महसूस करती हूँ। और यहाँ की जब भी हम बाजार दुकानें हैं उसके शटर्स बंद रहते हैं, तो कभी कभी वो डरावना भी महसूस होता है कि अपने जो बिल्डिंग के गेट है वो हमेशा बंद रहते थे, कोई जैसा लगता है कि यहाँ कोई आदमी ही नहीं रहता, यानी कि नो मेंस लैंड। यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि आज तक ऐसा किसी ने इस तरह का नजारा किसी ने देखा नहीं होगा। यानी कि कहते ना कि जानती हो कि मुंबई में कैसे कि इसी के पहले कभी किसी ने इतना खालीपन, सन्नाटा और इतना वीरान शायद ही कभी किसी ने देखा होगा। और इस टाइम पे कैसे हो गया कि माइग्रेंट जो लाखों की संख्या में जो माइग्रेंट वर्कर थे वो भी अपने घर को छोड़कर अपने गांव चले गए, तो उनके घर भी यहाँ के खाली हो गए। और एक बोलते ना कि एक उनको देख के एक बहुत फील करता था कि ये क्या कैसे सिचुएशन आ गई, लोग कमाने के लिए मुंबई आते हैं और इस तरह की सिचुएशन आई और वो यहाँ से निकल के जाना पड़ा। और क्योंकि मुझे भी ये मालूम है कि मैं भी एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जो माइग्रेंट फैमिली है, और वो अभी मुंबई में सेटल है। हालांकि अभी मेरा जो रिसेंट वर्क है वो भी माइग्रेंट विषय पर ही है। मेरे जो पूर्वज है, मेरे फोर फादर्स, जो हम लोग गुजरात में जाफराबाद में रहते थे, और कुछ कारण वहाँ की कैलामिटीज के कारण मेरी फैमिली करीब 1960-70 के करीब वहाँ का छोड़ के मुंबई में सेटल हुई। तो कई सालों से आप जिस जगह पे रहते हो और बाद में आप उस जगह छोड़ के कहीं और स्थित हो जाते हो, और जब आप लौट के उस जगह पे आते हो तो आप कैसी स्थिति में आपको उस जगह मिलती है। तो वैसी ही चीज जब मैंने लास्ट ईयर मेरी बर्थ प्लेस जाफराबाद है वो मैंने विजिट किया, और वहाँ पे जो बिजनेस कम्युनिटी रहती थी वही करीब पीरियड में बताती हूँ 1970 के, वहाँ पे करीब 500 से 600 उनके मकान थे जो वहाँ पे अंदाजा वहाँ रहते थे, और अभी की सिचुएशन में वहाँ पे सिर्फ 10 से 15 फैमिली रहती है। वो सभी लोग माइग्रेंट होके मुंबई या सूरत ऐसी जगह पे वो सेटल हो गए। तो अभी उनके जो मकान है वो मकान को मैंने जब देखा तो वो मकान की जो जीर्ण अवस्था थी, उनके खिड़की, उनके दरवाजे वो सब टूटे हुए थे, जैसे कि वहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है, वीरान है। और कई खंडर हो गए। कई घर तो ऐसे थे कि लिटरली खंडेर की तरह दिख रहे थे और निसर्ग के हवाले हो गया, यानी कि वहां निसर्ग ने अपना कब्जा कर लिया। इस तरह के मैंने घर वहां पे देखे। तो मुझे ऐसे सोचती हूँ कि मुंबई की हालत ऐसी नहीं होनी चाहिए, एटलीस्ट कि जल्दी से ही सब रूटीन पे आ जाए और मुंबई वापस भागने लगे। ऐसा लगता है। और कैसे ना कि एक शहर को पनपने के लिए इंसान बहुत महत्व की भूमिका बजाता है। एक इंसान जो है ना वो शहर में जीवन देता है। तो उस इंसान आज कोरोना के टाइम्स में अपने घरों में बंद है, कैद है। तो कहीं ना कहीं ये चीज अभी ऐसा लगता है कि बस हो गया, अभी सब कुछ चलना चाहिए। और ये जो इंसान के बगल है ना, शहर नहीं लगता। ऐसा लगता है कि एक सन्नाटा छाया हुआ है, एक डरावना सा थोड़ा सा। जो शुरू के लॉकडाउन जो थे ना वो उसमें बहुत ही महसूस किया, बाद में धीरे धीरे खुलने लग गया। पर what that कि my art practice is that कि जो छोड़ दिया जाने के बाद जब आप उस जगह पे लौट कर आते हो तो आप उसे क्या पाते हो। Correct. Okay. Thank you, Shilpa. You have raised a very interesting point. You said, what do you call a city without human beings? Does it remain a city or does it just remain just an empty land? That's a very interesting thought. Will we be, creatures living inside rooms and surviving unseen by the rest of the universe? And will the nature completely take away everything
reclaim land as we speak. Very interesting thought. Thank you so much. Thank you, sir. Yeah. Okay, I'm moving next to Suvanvita, who's a Kolkata-based. Hi, Suvanvita. Please unmute your mic. Yeah. Suvanvita is a Kolkata-based artist whose work dives very deep into literature and anchors itself in sculpture. Her work is very polemic, and we have seen some fantastic sculptures by this lady, and very, very socio-political and very strong work. Please, Suvanvita. Yeah, for me, lockdown and the COVID-19 is completely as a sudden psychic shock for me as an artist. So a sense of hopelessness that developed and hopelessness that chilling inside every possible brain, I think, in that time. And suddenly alertness that developed that brain and body with the lines of control. Actually, I feel in that time, and I stopped working. Before 1 month, I completely, I was numb. I can't think properly. So this is the situation, because my studio, I can't practice my studio work, and my workers are not working. So this is the situation, not because of that, but the situation, my social situation, it was like that. I'm always running for my storing of food, not my work. But still, lockdown is not a shutdown. The brain is still working. So in that time, I just recollect some of the facts that I worked before, and I just rereading the whole point from a different aspect. That is the positivity. What I apart from all that, all negativity, I feel that positivity inside that situation. So that COVID-19, the first of all, that 2 points I just seen that is very much important for me. That that virus makes an important stage for mask, because without mask no one can move. I have used that mask before also, but that was for hiding the face, because mask have that perspective of hiding your face to make the faces that you wants to meet. But here, in that process, the virus makes the mask as an important role, as a stage. There you have to, from hiding the faces, the mask turn to covering the face as a process for take care yourself, for protect yourself from corona and all that thing. So that triggering that point, that be unknown. Because if anyone wearing a mask, they are in fact unknown, the individual in fact unknown to other. So individuality have been lost. So this is the, actually I just aware about that sense that, yeah, mask is playing a different role altogether after that issue. And before also, I did some work with faceless identities. They are faceless actually. Only the drapery is visible, but not the face. With the identity. And the crisis of identity is also a very important thing in my work, all through my work. So here I just selfishly discovering that that thing. I'm become very selfish. Sometimes I think like that way, that we are in fact unknown about the issue of migrant labor. When they come to work on that street, then they're visible. Before that, we are in fact unaware about that issue, that there is lots of people who are working in the cities. They have their own home. Sometimes that triple stitching. Some people are stitching tarpaulin, but we are not aware about that issue. Okay, they are like that, and so when they work on the streets, then they are visible.
And my works, when I have just worked with that faceless issues, they are also coming from margin. And here I am selfishly discovering, yeah, this is margin. So they are in fact exist, but when they come in a broad way, and they're also faceless, and when they come in a broad way, then we can recognize the whole issue. And when I am using the mask at that, I'm working with that mask in that COVID-19 series as a, and in this period. So my intention was, I'm using mask to unmask the whole violence actually. Okay. For me, this is a violence because they are in fact, but people are we can't see them. They are actually a vanishing point. And suddenly when when they started working, when they created a disturbance, then people are realizing, okay, there are lots of people who are around us. Correct. Yeah. So and most interestingly, that pandemic is called as a new normal. So all these are normal. So this is the most interesting violence part actually, violence. So this is it. So I discovered lots of rereading issues. Okay. That's all. Okay. Thank you, Suvanmita. I would like to call on Anna Rai Hangargi from Gulbarga. Anna, please unmute your mic. Suvanmita, can you mute your mic? Hi. 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 Anna Rai Hangargi is a Gulbarga-based artist who chronicles the world in his very anthropomorphic forms and drawings. Interestingly, he doesn't make them using paintbrushes and pencils and whatever. He uses earbuds to paint. Anna, on to you, please. Hello. आप बताइए. Hi. Hello to everyone. Yeah. तो लॉकडाउन जो वर्ड है ये पहली बार ही सुन रहे हैं हम लोग. तो जैसे कि लॉकडाउन हुआ तो पता न चल रहा था कि ये लॉकडाउन क्या है, इसमें क्या होगा, तो हम लोग क्या करना है. तो बाद में पता चला कि सबको हमको घर पे रहना है. फिर बाद में जो माइग्रेंट्स लेबर्स है, जो मेट्रो सिटीज में जो काम करते हैं, वो सारे वहीं पे रहना है. तो लॉकडाउन में ऐसा लगा कि हम लोग तो अपना घर है, हम लोग रह लेंगे. जो जिनका पास घर भी नहीं है, जगह भी नहीं है, छत भी नहीं है, तो वो लोग कहाँ पे लॉकडाउन होंगे, कौन सा घर पे रहेंगे. ऐसे कई सारे लोग हैं कि उनका पास छत ही नहीं है, तो वो लोग लॉकडाउन में कहाँ रहेंगे. तो उसका बाद में तो मुझे ये सैनिटाइजर, लॉकडाउन, ये सारी चीजें पहली बार ही सुन रहे. उसका बाद में मुझे हम लोग घर पे बंद हो गए तो मैं देखता था कि मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में, जहाँ पे कबूतर, चिड़िया ये सब रहते थे, तो उन लोगों को खाना देने रोज ना कोई आ जाता था, बहुत सारा खाना देते थे. तो ये सब देखता था मैं. अब लॉकडाउन हो गया तो हम लोग सारे घर पे हैं, तो उन लोगों को खाना कौन दे रहा है, तो उनका बारे में कौन सोच रहा है. तो ये मेरा पहला स्ट्राइक हुआ कि लॉकडाउन में ऐसा हो रहा है तो इनका क्या हो रहा है, ये मेरे को स्ट्राइक हुआ. फिर बाद में तो उसके ऊपर मेरा काम चालू हुआ. तो एक डायलॉग शुरू हुआ, तुम रोज मुझे खाना देने आते थे, अब कहाँ चले गए. तो चिड़िया बोल रहा है कि तुम रोज मुझे नए नए तरीके के दाना खिला रहे थे, तो अब कहाँ चले गए पता नहीं लग रहा है मुझे, तो कई दिनों से तुमको देख नहीं रहा हूँ मैं. तो मैं जो तुम दाना लेके आते थे, मैं सारे जगह ढूंढ के थक जा रहा हूँ, वैसा खाना नहीं मिल रहा है मुझे. तुम आओगे ना वो रिटर्न. तो ऐसा करके चिड़िया बात कर रहा है. तो वो बोलता है कि मैंने नाके पे लोगों को बात करते हुए सुना, तो लोग बोल रहे थे कि पूरे भारत में लॉकडाउन है, तो तुम कहाँ चले गए, तुम घर तो नहीं गए,
क्या यहीं पे हो, घर पे सब ठीक है ना? तो ये सारी चीजें बातें हो रहा है। तो ऐसा करके मैंने एक काम किया है तो बर्ड्स को लेके। फिर बाद में ऐसे ही चलते चलते तो जो मजदूर लोग में 21 दिन का लॉकडाउन हुआ तो पता चला कि हाँ ठीक है, हम लोग 21 दिन के बाद ठीक हो जाएगा। फिर बाद में 1 महीना बढ़ गया। तो जितने सारे पैसा अपने पास जो था, जो लोगों के पास जो था, वो सारे पूरा खर्चा होने लगा। उसका बाद में पैसा भी खत्म हो गया। तो अभी जिएंगे कैसे? तो खाने का वांदा हो गया। ये सब कुछ होने के बाद सोशल मीडिया में ये सारी चीजें दिखते हुए जो मजदूर लोग बॉम्बे से, बेंगलुरु से, दिल्ली से अपने घर जा रहे हैं पैदल चल चल के, तो ये बहुत ही डिस्टर्बेंस था देखने के लिए। तो इतना डिस्टर्ब हो रहा था कि ये डिस्टर्बेंस में मुझे वही चीजें ध्यान में आ रहा था कि उसी के बारे में वही चीजें ध्यान में आ रहा था, उसी को लेके मैंने काम हुआ है। तो पैदल जा रहे तो मैंने क्ले यूज करके पैर बनाया, उसमें फोड़े पड़े थे नीचे पैर में। तो ऐसे चीजें लेके बहुत सारा ड्राइंग्स बनाया। फिर बाद में लोग मुसीबत में होते हैं तो भगवान को याद करते हैं। इस समय में तो भगवान भी लॉकडाउन है, तो भगवान कहाँ चला गया? फिर बाद में मेरा घर पे मेरा वाइफ को उनका गांव से एक गुल्लक मिला है। उनका गांव में एक मंदिर बन रहा है, तो उसके लिए गांव की बेटी को सब लोगों को एक एक गुल्लक दे दिया, उसमें पैसा इकट्ठा करो लाके दे दो। तो उसमें हम लोग 2 साल से पैसा इकट्ठा कर रहे थे। तो मुझे उसको देख के लगा कि आज तो ये भगवान के अपना घर बंद कर लिया, तो हम किसका पास जाएंगे? तो मैंने उस गुल्लक को तोड़ दिया, तो किसी का काम आ जाए उस पैसे से। तो इसके लिए मैंने उसको तोड़ के पैसा यूज कर लिया। तो ऐसा करते करते मैंने बहुत सारा काम किया। फिर बाद में मैं जब घर पे बंद हो गया तो मुझे बहुत ही डिस्टर्बेंस हो रहा था। तो मैंने अपना दरवाजा, मेन डोर बंद था, तो ओपन करके देखा तो वहां पे दीवार बन गया। ऐसा मुझे फील हुआ। तो वहां पे ईंटे का दीवार बन गया। हम लोग घर के अंदर बंद हो गए, कोई बाहर से आके दीवार बना दिया, घर से बाहर मत जाओ, ऐसा करके दीवार बन गया। तो मुझे लगा कि वो एक एक ईंट जो है तो मुझे बांध के रख रहा है। मेरा जो फैमिली मेंबर्स है, मेरा चाहने वाले हैं, सब लोग मुझे बांध के रह गए। वो एक एक ईंट मुझे लग रहा था कि ये मेरा चाहने वाले हैं, ये मेरा फैमिली मेंबर्स है, ये लोग एक एक ईंट रख के मुझे बंद कर दिया अंदर में, तुम बाहर मत जाओ। तो ऐसा करके बंद कर दिया। लग रहा कि मैंने सोचा कि उसके ऊपर नाम लिख दूं। ऐसा एक काम किया, तो उसके ऊपर नाम लिख दूं, मेरा घर वालों का, मेरा चाहने वाला का, मेरे दोस्तों का, जो मुझे चाहते हैं, मुझे बांध के रखते हैं, तुम बाहर मत जाओ, कुछ हो गया तो हम सारे मुसीबत में आ जाएंगे। तो ऐसा करके मुझे लगा। तो उसके ऊपर मैंने नाम नहीं लिखा, क्योंकि ये यूनिवर्सल हो गया है, पूरे वर्ल्ड में पैंडेमिक चल रहा है, तो ये सबके लिए लागू होता है। सबको अपना घर पे रहना है, सबको अपना फैमिली के बारे में सोचना, तो बाहर नहीं जाएंगे तो ये थोड़ा हद तक कंट्रोल में रहेगा। तो ऐसा करके उस काम को रिप्रेजेंट किया मैंने। तो ऐसे बहुत सारा काम करते करते तो मंदिर, ये सारे चीज हुआ। फिर बाद में अभी देखा गया तो समझ में नहीं आ रहा कि ये कब खत्म होगा। अभी भी ऐसा ही सिलसिला चालू है। जब लॉकडाउन हुआ था हमको लग रहा था कि 21 दिन के बाद होगा, 1 महीने के बाद होगा। लग रहा है कि अभी तक क्लियर नहीं है। तो होना चाहिए था कि अभी लॉकडाउन, हम लोग उसी समय में लॉकडाउन कर दिए। तो अभी तो इतना सारे उस समय में हम लोग टीवी में देखते थे कि वहां पे हुआ, बेंगलुरु में हुआ, मुंबई में हुआ, दिल्ली में हुआ। आजकल तो मैं देख रहा हूँ मेरा आसपास में हो रहा है। मेरा घर का बगल वाले को हुआ है, मेरा ऐसे पास में वाला उसको हुआ है, सब्जी वाले को हुआ है। ऐसा मेरा सामने ही केसेस दिख रहा है। उस समय में नहीं दिखते थे। फिर हम लोग घर के अंदर थे उस समय में। तो आज हम घर के बाहर है, मेरा सामने कोरोना मरीज घूम रहा है। तो इस समय में होना चाहिए था, ये मुझे लगा। Yeah, thank you, Anna.
Just to give a gist of what Anarai Hangargis just said, he talks about how in Gulbarga and in his vicinity, there are a lot of concerns regarding a 21-day lockdown, which went up to 2 months and then further up to now we are still in the 4-month lockdown this thing. And he talks about, if you look at his video screen, you'll see a painting behind him that is a lockdown. That's the home, that's lockdown. The temples are locked down. Even God is under lockdown. And he talks in a very, very innocent way that he normally does about how even the pigeons, even the people who would spend time to come and feed the pigeons and the birds and the animals that hang around outside temples and other areas with the hope that, punya kamayenge, or we'll make our bad sins and whatever go away, they are nowhere. And in his opinion, he has made work which he says that those animals and birds are asking this question, where is the human being that used to feed us? And the irony is that there is something very similar in that question to which he relates to the migrant laborer asking the same question, where and who is going to feed us? Right? I mean, there is a lot of similarity in those things. And thank you, Anna, for a very enlightening talk. Thank you. I would like to very quickly talk to Kuldeep Karegaonkar, who seems to be online. Please unmute your mic first. And Kuldeep is a Bombay-based artist, originally from Parbhani, and he has been working very, very relentlessly and very sensitively about the problems of the farmers, the cotton farmers in his area. And over to you, Kuldeep. Please carry on. हेलो नमस्ते आवाज आ रहा है मैम Yes, आ रहा है बिकॉज सम माइक का इशू था मेरा कोविड-19 जब आया तो सबके लिए शॉकिंग है और पूरा वर्ल्ड मतलब सफर कर रहा है इसमें पर शायद ऐसे एज एन आर्टिस्ट हम देखते हैं कि बहुत सेंसिटिवली अपने आजू बाजू के सब्जेक्ट्स के साथ मैं अपने रूट्स को एक्सप्रेस करता हूँ पेंटिंग्स में अपने जैसे मेरे काम है सब फार्मर्स और इनको लेके जैसे ही सडनली लॉकडाउन और ये सब आया और एक दूसरे से मिलना नहीं है बात नहीं करना है ज्यादा मतलब हम नहीं कर सकते हैं तो ये जो दूरी है डिस्टेंस है ये काफी तकलीफ दे रहा मेरे लिए और फर्स्ट और सेकंड फेज में जब सडनली देखा तो सब माइग्रेंट लेबर्स अपने अपने गांव जा रहे थे है ना मैं बहुत पहले से ही जब रिक्शा वाला है लॉन्ड्री वाला है या फ्रूट सेलर है उन लोगों से हमेशा बात करते रहता था तो वो लोग कमाई के लिए आते थे यहाँ पे पर सब अपना इनकम अपने गांव में भेजते थे ग्रुप्स में रहते थे और हम एज एन सोसाइटी एक दूसरे के साथ बहुत जुड़े हुए हैं मुझे लग रहा मुझे एज एन आर्टिस्ट ऐसे फील हुआ कि अपना कनेक्शन एक दूसरे पे की डिपेंडेंसी कितनी मायने रखती है पर हम इस पेंडेमिक में क्या कुछ क्वेश्चंस राइज हुए कि क्या हम उनके बारे में सोचे हैं क्योंकि जब गवर्नमेंट कुछ भी करती है मेरे ख्याल से तो ये पॉलिसी मेकिंग होता है कि ऐसे ऐसे ये स्टेज में करना है और हम भी समाज के तौर पे उनको देखते हैं या हेल्प करने की कोशिश करते पर ये काफी जगहों पे पॉजिटिवली दिखा और काफी जगहों पे काफी सारा नेगेटिव था पर और मैं घर में बंद होने के बाद मैं बार बार सोच रहा हूँ कि मेरे रूट्स के बारे में और फार्मर्स क्या करते होंगे खेत में होपफुली दवाई और मेडिसिन और जैसे हॉस्पिटल के बेड्स और वेंटिलेटर इनकी दिक्कत तो हुई पर कहीं फूड का कमी है या अपने पास गोडाउन भरे नहीं है ऐसा नहीं किसी ने कहा हाँ हम डिस्ट्रीब्यूट करने में फेल हो रहे थे पर ये फार्मर्स के थ्रू आया है जो धान वो काफी है और हम शायद और 3 साल ऐसे सिचुएशंस को फूड की तरह हैंडल कर सकते हैं
पर बुरा लगता है कभी कभी कि उनके बारे में हम सोचते नहीं है। पर ये पैंडेमिक में मुझे लगता है कि हम निचले स्तर से ऊपर सोचना चाहिए था। एज एन आर्टिस्ट और आर्ट प्रैक्टिस में मैं बोलूँ तो मुझे बहुत कुछ दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि लार्ज स्केल में मेरा काम मैं आर्ट प्रैक्टिस जब करता हूँ तो होता नहीं है। फिजिकल वर्क की बात करें तो वाटर कलर्स और छोटे इसमें मैं काम करता हूँ। और थॉट प्रोसेस की बात करें तो काफी सारा मुझे प्रोग्रेस करने के लिए चांस मिला इस लॉकडाउन में। कि मैं अपने आप के थॉट प्रोसेस के बारे में सोच रहा था कि किस तरह से है और क्या क्या हो सकता है। और मटेरियल का तो दिक्कत था ही, तो जो अवेलेबल था वाटर कलर्स और उसमें ही मैंने काम किया। एक म्यूरल किया। तो मुझे लगता है कि ये एक इस सिचुएशन में हमें रूरल इकोनॉमी की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ताकि ये माइग्रेंट लेबर्स ना आए अपने गांव को और देश अपने परिवारजनों को छोड़ के शहरों में इतने बड़ी मात्रा में। और हम ये सब सोचना चाहिए एज एन आर्टिस्ट, और हम अपने आजू बाजू के सोसाइटी के बारे में। यही मेरा आर्ट प्रैक्टिस में थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन हुआ कि मैं ज्यादा तीव्रता से इसके बारे में सोचने लगा। Okay. Thank you, Kuldeep. Just a gist of what Kuldeep has said is that he talks about how the concept of migration of the farmers from the villages to the cities in search of work and in search of a lot of what do you call it, a lot of money, or which they keep sending back to their homes to sustain themselves, because farming itself does not help them in any way. Kuldeep also believes that there is some aspect of the government which has to play a huge role in ensuring that the farmers are taken care of and their families are taken care of, so that probably would deter them from coming into the cities, leaving their farmlands or selling their farmlands off, and doing menial jobs to survive. As of he apparently has done watercolors and I think even a mural which depicts these issues. And thank you, Kuldeep, for a very, very interesting talk. Thank you. Mahesh, very quickly, I'd like you to tell us what COVID did to you as an artist. Yes, sorry for that disturbance in the beginning, because I had jotted down a few points and I had to fumble on it because I had prepared for it. Now I decided that I'll talk on my own. Yes, please. Okay, yeah. First of all, to begin with, the year 2020 in general has been a very challenging one to most of us, especially the daily wages or the laborers and the underprivileged. This pandemic has changed the lives of many in either a negative or a positive way. In a way, though it was challenging for us as a family without income for the first couple of months, we had to adapt and improvise on new methods of earning to sustain and to survive. Okay. On the positive side, the last 3.5 months has been very positive, especially to me and my family, because for the very first time after 17 years of marriage, we had the opportunity of staying together, had the opportunity of working and supporting and working towards a common goal. My studio practice has been going on well from the past 3.5 months, and there were many challenges in between, like my father fell sick and I had to rush him to the hospital during this pandemic, and I had to gear up myself with all the masks, the gloves, and the hospital, the very floor that my father has kept, I could see, I could feel the coronavirus patients kept right below his floor. So I had to be very careful, and this is after that my studio. Okay, and I suppose it was very traumatic for you. I get it. I believe that this kind of when you're locked down and you're pushed away from these kind of places, you don't live with that fear. I think that's what you're trying to say.
Yes, and yeah, my studio practice has been going on well from the past 3.5 months, and this is the kind of opportunity that I was looking for throughout my life, because from the past 17 years, uh, my wife used to work, and she used to support the family. At the same time, uh, my paintings used to sell, it used to be like a windfall and Yes. there was no regular income. So what I did was, we started off art classes, just teaching art for the kids during Yeah. the weekends. And during this pandemic, especially during the month of February, everything stopped, and we really had to think about how to earn, to sustain, to maintain, and Right. to pay out all the bills that we have been accumulated. And there were so many things to pay out. So I just Correct. for the Correct. for the first 2 months, I just started my studio practice, hoping that this pandemic is going to end. Then later on, I realized that this pandemic is going to continue for, I think, at least another 6 to 7 months. So I had to uh, Improvise on that. Yes. improvise on uh, uh, my way of earning. And moreover, my wife, who was working and supporting the family, quit her job last year, November. Yeah. And though we had multiple sources of income before the pandemic, everything came to a standstill in February. So, Okay. but still, I prepared, because I anticipated this kind of uh, Hmm. pandemic to continue. And so I was well prepared. I ordered at least 140 to 50 canvases. Then I bought a lot of paint stuff, Hmm. and bought a lot of supplies for the house. And I knew Brilliant. that, Brilliant. yeah, I knew that probably we will never be able to walk out for the next few months. Oh, So that's uh, great. Forward thinking basically, and yes, and that is one thing. And second thing is, as I told, my studio practice, and I started my online classes, that too on the weekends, to support our I family. mean, And on yeah, your art yeah, online, experiences as well. because see, mainly, first of all, the family has to be happy. uh, for the artist to be happy, every day morning, if I wake up, I have to have a positive mind, wherein I have to sit and work, sit and work towards my goal, not struggling or not thinking about how am I going to earn money for my family, or how are we Okay. going to cope up with the bills. And Yeah. moreover, my heart goes out to all the laborers, who are who are, who are underprivileged people, who are less fortunate than us. And the struggle that they are undergoing, and in a way that we are not able to help them in any way, and we are all trying to survive on our own, uh, Yeah. for ourselves. Okay. So like Sushma did, like you said, I have migrated from my regular art practice to a new set of works. I think you can see one right behind me, Yeah. Yeah. and I'm still working on it. So Okay. I think I'm planning for a solo show in a couple of months as of now. And probably after the pandemic is over, I'll be having a good show. Good. We Yeah, hope that you do have a good show, and yes. all the best for you. Thank you so much. And yeah, thanks. I need to wind up this session. Thank you so much. And yeah, they say that when life gives you lemons, you are supposed to make lemonade. But we are Indians, and we are very creative Indians, so we will make lemon juice, and we'll make delicious lemon pickles, and we'll have lemon rice to go with that lemonade. On that delicious, wonderful note, and looking for a very positive future and the end of the pandemic. Uh, Good night. Thank you. Good night. Good night. Good night. Thank you so much.